हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में जो है हमने लिमिटेशंस ऑफ क्राफ्ट रिएक्शन देख लिया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम न्यू टॉपिक, इसी रिएक्शन का एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, इसमें हम देखेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एल्कोहल और एल्कीन में किस तरह से प्रोटोनेशन द्वारा जो है वो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ओके, वही यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी कि किस तरह से ये रिएक्शन आगे होगी। क्लियर है इतना? ओके, तो चलो पढ़ते हैं अभी एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का विस्तार। ओके, चलो ये है हमारी एक एल्कीन, और जैसा कि हमने कहा था लास्ट क्लास में अल्कोहल और एल्कीन का प्रोटोनेशन करवाएंगे हम यहाँ पे ताकि कार्बोकेटायन बन सके, और प्रोटोनेशन करवाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एसिड, राइट। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। तो माइनस चार्ज पे जो है वो H+ लग जाएगा, प्रोटॉन को ये जो है प्रोटॉन से जुड़ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे प्लस चार्ज। ओके, तो ये क्या बन गया आपका कार्बोकेटायन। किससे बना? एल्कीन से। अभी हमें देखना है कि एल्कोहल के प्रोटोनेशन द्वारा किस तरह से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये है आपका एल्कोहल, एसिड के साथ इसको भी रिएक्ट करवाते हैं। तो जैसे कि हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है, अल्कोहल में ऑक्सीजन पे क्या होता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो आके प्रोटॉन सीधा कहाँ जुड़ता है, यहाँ पे लोन पेयर पे जुड़ जाएगा, जिस वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, ऑक्सीजन पे यहाँ आ जाता है प्लस चार्ज, और फिर वो जो है CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिस वजह से इस CH3CH2 पे जो है वो क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो फाइनली आपका क्या बनता है, एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाता है, राइट। तो इस तरह से कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे एक तो है एल्कीन से आपको मिल सकता है, दूसरा है अल्कोहल से भी मिल सकता है कार्बोकेटायन, और ये कार्बोकेटायन फाइनली जाके जो है हमारी बेंजीन पे अटैक करेगा। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ओके, और आपको एल्काइल बेंजीन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर है इतना? ये यहाँ पे आपको मिल जाता है H+। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं बताने की जरूरत, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। चलो नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड नहीं ले रहे हैं, एसाइल क्लोराइड लेंगे यहाँ पे, या फिर एसाइल हैलाइड लेंगे यहाँ पे, और ये उससे थोड़ी सी अलग रिएक्शन है, पर है ये भी क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बस इसमें जो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे थे, एक रिएक्टेंट वो अलग है, एल्काइल हैलाइड नहीं है, तो आप इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं कह सकते, आप इसे कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि एसाइल ग्रुप जो है वो अटैक करता है बेंजीन पे। ओके, तो उसके लिए देखो ये है आपका एसाइल क्लोराइड, राइट। AlCl3 ही लेते हैं यहाँ पे भी लुईस एसिड की फॉर्म में, AlCl3। जैसा कि हमें पता है ये क्या करेगा, AlCl4- बना देगा, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कहें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पे, और ये इस पे कुछ पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो
फाइनली फिर ये आपका बनना ही है ये तो CO+, और यही क्या कहलाता है आपका एसाइलिनियम आयन, एसाइलिनियम आयन, ठीक है। और ये अटैक करता है बेंजीन पे, तो आपका एसाइल जो क्या कहते हैं एसाइल हैलाइड हम लेते हैं और फिर यहाँ से एसाइलिनियम आयन बनता है और फिर ये एसाइलिनियम आयन ही अटैक करता है। एक और तरीके से भी हम एसाइलिनियम आयन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 AlCl3 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ी, यहाँ पे हमने देखा है कि ये हमने एक एनहाइड्राइड लिया है, ओके। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, देखो किस तरह से पड़ेगी, ओके। यहाँ पे ये कुछ आपका, इसको अगर खोल के बताऊं मैं तो ये कुछ आपका इस तरह से है कंपाउंड, ओके, यही है। अब क्या होता है ना, एक AlCl3 तो क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और एक जो है इसके साथ करता है, बट यहाँ पे ये AlCl3 पूरा एक मॉलिक्यूल पूरी तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करता है। किस तरह से होता है देखो, यहाँ पे टोटल क्लोराइड कितने हैं, 3 हैं, तो एक तो बनता है आपका AlCl3, AlCl4 और एक बनता है AlCl3, ठीक है। एक तो बनता है AlCl4 और एक बनता है AlCl2, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे जो ये एसाइलिनियम आयन बनना है, इसके साथ कौन जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, ये बनेगा तो आपका वही ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये किसके साथ अट्रैक्ट रहेगा, इसके साथ अट्रैक्ट रहेगा AlCl4 इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से अट्रैक्ट रहेगा। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा हमारे पास क्या बचा था, AlCl2 बचा था और इधर से CH3COO बचा था, तो ये आपका बन जाता है CH3COO AlCl2, ठीक है। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारे काम नहीं आने वाला, हमें मतलब इससे है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, ये एसाइलिनियम आयन मिल जाता है और ये एसाइलिनियम आयन फिर जो है आपको बेंजीन पे बाद में अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें दे देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा ना, ये जैसे रिएक्शन होगी, अब करके दिखाते हैं। ये भी क्या होता है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एक्चुअल में ये बेंजीन की रिंग को जो है वो डीएक्टिवेट करता है। जब भी ये जुड़ जाएगा बेंजीन से, तो ये बेंजीन रिंग को आगे रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट कर देता है। ये कुछ इस तरीके से था AlCl4, ये तो बाद में निकल जाता है वैसे भी, ओके। और ये बन जाता है आपका बेंजीन रिंग पे CuCH3। ये आपका जो वहां से प्रोटॉन निकलेगा उसके साथ इससे यहाँ से एक क्लोराइड निकल के HCl बना लेगा और फाइनली आपका AlCl से आपको वापस मिल जाएगा। तो ये पूरी एसाइलिनियम, ये जो फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, इस तरीके की होती है। तो समझ में आ गया एसाइलिनियम आयन बनेगा कैसे, 2 तरीके से बताया मैंने, उसके बाद आपको रिएक्शन करके बताया। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इस रिएक्शन में जो ये एसाइल ग्रुप होता है, ये क्या करता है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है एक्चुअल में, ठीक है, ये डीएक्टिवेट कर देता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस रिएक्शन, इसके बारे में आप लिख लेना, मैं ये जो लिख रही हूँ ना ये नोट कर लेना आप भी, क्योंकि यहाँ पे इस पूरी फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन में मैंने जितना आपको यहाँ पे लिख के बताया है, आपको उतना ही लिखना है, ठीक है। वही नोट्स है आपके, काफी है पूरी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आराम से वीडियो पॉज करके
जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता है उसके नोट्स भी आप साथ में बनाते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में बाद में प्रॉब्लम ना आए। जब आप एग्जाम देने जाए तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो। एंड नो मल्टी सब्स्टिट्यूशन अकर। ठीक है, कोई मल्टी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है एसाइलेशन के केस में। ओके, तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है कि ये क्या है, एसाइल ग्रुप आपका, ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि बेंजीन से बाहर ले जाते हैं। तो बेसिकली इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं हो पाती। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसा कि हमने एल्काइलेशन में पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है, मल्टी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है, वैसे यहाँ पे कोई मल्टी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई मल्टी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि ये आपका एसाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। इस वजह से यहाँ पे मल्टी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, जैसे मल्टी सब्स्टिट्यूशन क्या, ये देखो यहाँ पे ये लग जाने के बाद, एक बार एल्काइलेशन हो जाने के बाद आपने देखा होगा कि आगे से आगे सब्स्टिट्यूशन होता ही रहता है जब तक कि सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं हो जाती। बट एसाइलेशन के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक बार अगर आपका एसाइल ग्रुप यहाँ पे लग गया तो आगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। ओके, क्लियर हो गई इतनी चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपकी फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की जो रिएक्शन है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही कंप्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मर्क्यूरेशन। नेक्स्ट देखते हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है अगेन। मर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मर्क्यूरेशन कैसे होती है? हीटिंग ऑफ बेंजीन विद मर्क्यूरिक एसिड। सिंपल सा आपको हीटिंग करवानी है बेंजीन की, बेंजीन की हीटिंग करवानी है यहाँ पे मर्क्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, जैसे ही आप इसकी सॉरी मर्क्यूरिक एसिड नहीं, मर्क्यूरिक एसिटेट, एसिटेट। ओके, सो हमने यहाँ पे लिया है मर्क्यूरिक एसिटेट, ये CO332, ये देखो ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे रिवर्सिबल स्टेप है यहाँ पे ये। ठीक है, ये बनता है एक तो एसिटेट और Hg+, वन सेकेंड, O-
2 एसीटेट ग्रुप है, इसमें एक पे जो है आपका सॉल्ट बन जाता है, मर्क्यूरिक सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अटैक होगा सिंपल बेंजीन पे, सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कुछ भी खास नहीं है इतना। इस तरीके से Hg प्लस CO Hg प्लस OCOCH3, राइट। उसके बाद जो है ये रिएक्शन करवाते हैं हम। ये आपका जो है फर्स्ट स्टेप होगा। मर्क्यूरिक एसिड के साथ बेंजीन पर जैसे ही अटैक होना है, ठीक है, क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ये इस पे क्योंकि प्लस चार्ज है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ओके, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, प्लस चार्ज क्या होता है, यहाँ पे रोटेट होता रहेगा। देखो ये मर्क्यूरेशन बिल्कुल अलग रिएक्शन है, इसको फ्रीडल क्राफ्ट से जो है कंपेयर मत करना, ठीक है, बिल्कुल अलग रिएक्शन है ये। ओके, सो यहाँ पे ये क्या होता है, प्लस चार्ज आगे से आगे जो है वो इसका रेजोनेंस होता रहता है, और आपको पता चलता है कि रेजोनेंस 5 कार्बन के बीच में होता है प्लस चार्ज का। तो हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। साथ ही यहाँ पे क्या जुड़ गया था, मर्क्यूरी OCOCH3, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता ही है बेंजीन के पास, राइट। ओके, तो ये तो यहाँ पे जुड़ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा होगा स्लो स्टेप। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा, और स्लो स्टेप में ही क्या होता है, ये जो यहाँ पे प्रोटॉन है ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है, ये यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होगा, और फाइनली आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं पूरा एक एक स्टेप करके नहीं बता रही हूँ, ये सारे स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बस रिएजेंट और रिएक्टेंट बदले हैं यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं नया नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ये क्लियर है। अब आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि जो स्लो स्टेप है वो हमारा यहाँ पे RDS है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसी के आधार पर निर्धारित होगा कि रेट हमारी स्लो होगी कि फास्ट होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ही आपका प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में प्रोटॉन रिमूव हो रहा है, तो जो हमने आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ा था वो यहाँ पे काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे the substitution reaction shows, this substitution reaction shows positive isotopic effect। क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव आइसोटोपिक इफेक्ट देता है। क्यों, क्योंकि अगर आप ये वाली बेंजीन, मैं एक बार इसको समझाने के लिए बताती हूँ, अगर ये प्रोटॉन की जगह ड्यूटेरियम होता, यहाँ पे प्रोटॉन की जगह ये हाइड्रोजन पे ड्यूटेरियम लगे हुए होते, ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होती, ये रिएक्शन बिल्कुल ही स्लो होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती होने में। क्यों, क्योंकि ड्यूटेरियम को यहाँ से रिमूव करवाना इजी नहीं होता, और अगर ये यहाँ पे ड्यूटेरियम ना हो करके ट्राइट्रियम होता तो रिएक्शन और भी ज़्यादा स्लो हो जाती। ये क्या होता है, ट्राइट्रियम होता तो रिएक्शन और भी ज़्यादा मुश्किल से होती, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि पूरी रिएक्शन जो है इसी स्टेप पे निर्भर कर रही है, और यहाँ पे ड्यूटेरियम या ट्राइट्रियम ना होकर के सिंपल सा प्रोटॉन है, जिस वजह से ये रिएक्शन जो है इजीली हो जाती है। क्लियर है इतना। पर यहाँ पे अगर ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम होता तो रिएक्शन की रेट बिल्कुल अफेक्ट होती,
तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये एक तरह से पॉजिटिव आइसोटोपिक इफेक्ट दर्शाता है, यानी कि इस पर आइसोटोप का इफेक्ट पड़ता है इसकी रेट पर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस रिएक्शन with benzene in same condition A 6 times faster than ड्यूटेरोबेंजीन। ठीक है, ड्यूटेरोबेंजीन से तो ये जो रिएक्शन हमने करवाई है वो 6 गुना तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोटॉन लिया है इसलिए तेज है। अगर डी होता तो ये 6 गुना कम होती, यानी 6 गुना स्लो होती इससे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये थी आपकी मर्क्यूरेशन रिएक्शन, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप पूरा इसे लिख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। ओके, ये रिएक्शन बाकी जो हमने रिएक्शन पढ़ी उससे बिल्कुल अलग है, आप इसको कंपेयर मत करना दूसरों से। ठीक है, ओके। नाउ इस क्लास में इतना ही, थैंक यू। बाकी के टॉपिक जो है अभी नेक्स्ट जो है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पढ़ेंगे हम, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट? थैंक यू।